I escaped the blistering heat of the national capital of Delhi, I reached the Queen of Hills of India. And to join me on the shore of Crossfire is the Himachal Pradesh Chief Minister, Mr. Jairam Thakur himself, to talk more about his bid, the election November this year. Jairam Thakur is going to speak about the elections. Mr. Thakur, you have been the Chief Minister now for almost 4.5 years, with just 3 months left. 3 महीने अगर मैं कहूँ तो रह गए हैं मैच. किस तरीके से आप देखते हैं? नर्वस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सुपर कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि आपके और प्राइम मिनिस्टर की जो जोड़ी है वो एक बड़ी ज़बरदस्त मानी जा रही है, लेकिन आप एक बड़े हम्बल नेचर के नेता रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस कैंपेन को? मैं कह सकता हूं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट ज़रूर है. निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो काम हमने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में किए हैं और उन काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग उन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ कर के हमको सहयोग दें. और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार का समर्थन सहयोग हमको मिल रहा है लोगों के बीच में जाने के लिए आज की तारीख में भी, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल होंगे. अगर मैं बीजेपी के चुनावों की पिछले नतीजों की बात करूं, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, गोवा हो, इन सारे प्रदेशों में भाजपा फिर से उठ के वापस आई है. तो उम्मीद जो लोगों की है भाजपा के सपोर्टर्स की हिमाचल प्रदेश में आपसे और नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी का एक रिश्ता एक हिमाचल प्रदेश से बड़ा रहा, वो यहाँ पे रहे काफ़ी साल, तो वो आपको लगता है कि वो रिपीट इसलिए होंगी क्योंकि इन स्टेट्स में भी, इन प्रदेशों में भी भाजपा बड़े धूमधाम से जीत से करके वापस आई है, या हिंदुत्व ही एजेंडा रहेगा जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और गोवा में और असम में रहा? बातें इसी तरह की कही जाती थी. उत्तराखंड बहुत मुश्किल है, इस बार योगी को भी मुश्किल होगी, ऐसा कहा जा रहा था. मणिपुर तो भूल जाइए, गोवा बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है. सब तरह तो इस तरह से ही प्रचार हो रहा था. कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है, ये सारी बातें कही जा रही थी. लेकिन आपने इस बात को देखा कि जिन प्रदेशों में चुनाव हुए, जिन 5 प्रदेशों में एक साथ चुनाव हुए, पंजाब को छोड़ करके, जहां 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, मजबूत होकर के आई. अब उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में जीत गए, बड़ी शानदार जीत हुई. और उत्तराखंड में पहली बार अस्तित्व में आने के बाद उस प्रदेश का पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है 5 वर्ष के बाद. ऑफ कोर्स ये तो मैं मानूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने रिसर्च किया है इन स्टेट्स में, वापस हुई, रिवाइवल हुआ, फिर चुनाव के नतीजे, आपके परिणाम जो आए वो आपके पक्ष में आए. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुत्व अगर है एजेंडा, विकास का भी एजेंडा है, तो विकास का एजेंडा क्या हिमाचल प्रदेश में डोमिनेट करता है, या हिंदुत्व भी आपको उतना ही प्यारा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जी. और हिंदुत्व का मुद्दा तो देखिए वैचारिक दृष्टि से उस तरह से है, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा से हम जहाँ हम ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, उसमें हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हैं जी. लेकिन उसके बावजूद अपनी अपनी आस्था का विषय, जहाँ भावनाओं का विषय है, तो उसमें तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता सबको है, दूसरे को है तो हमको भी है जी. तो इस बात को हमें सदैव कहते हैं. लेकिन हिमाचल प्रदेश में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव्स हुए, नए योजनाओं के माध्यम से हमको काम करने का मौका मिला. कोविड एक बहुत बड़ा एक दौर रहा जिसके कारण हमारे कामकाज में बाधा आई, मुश्किल आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करने में, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारा एशिया का नंबर 1 फार्मा हब हमारे हिमाचल प्रदेश में बद्दी में है. बिल्कुल. कोविड के दौरान देश के अंदर तो हमने यहाँ से मेडिसिन भेजी, लेकिन देश के बाहर भी यहाँ हिमाचल के फार्मा से मेडिसिन बन करके जो है वो गई है. आपसे एक सवाल इस सिलसिले में एक और भी है बड़ा महत्वपूर्ण, कि अगर मैं निवेश की बात करूं, आपने बद्दी की बात करी, एक वो दौर था जब हिमाचल प्रदेश में आने के लिए सड़कों से आना भी बड़ा मुश्किल होता था. मैं आपकी योजनाएं देख रहा था काफ़ी सारी. अगर मैं आज की भी मैं योजनाएं देखूं तो काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम की हैं. और मुझे लगता है कि भाजपा ने जो संकल्प उठाया उनकी मृत्यु के बाद में भी उनके कार्यों को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो अटल स्कूल वर्दी योजना हो, अटल आदर्श विद्यालय योजना हो, अगर मैं ऐसी योजनाओं को देखूं तो क्या एक आपकी तरफ से एक थ्रस्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनका एक दर्जा दिया जाए हिमाचल में, और उसका क्या कारण है? आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का बहुत हमको स्नेह मिला है हिमाचल वासियों को, और हिमाचल को अपना घर मानते थे
और हिमाचल में हर बार प्रधानमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री ना रहते हुए भी आना जरूर होता था, आना ही नहीं रुकना जरूर होता था, ठहरना 1 हफ्ते के लिए कम से कम वो हिमाचल प्रदेश में मनाली में अपने प्रेमी के गांव में रहते थे। तो एक बहुत बड़ा कनेक्ट उनका था, हिमाचल आकर के कविताएं लिखना, हिमाचल आकर के पुराने साथियों को मिलना, हिमाचल आकर के यहाँ पर लोगों को मिलना, तो इस तरह का सारा भाव था। उनके उस योगदान को कभी हम भूल नहीं सकते। और ऐसे में जब योजना का जिक्र किया, और मुझे इतना ज़रूर है कि इतना कहना कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए वो रहा है, जो हिमाचल की धरती पर अटल टनल बन करके तैयार हुई। जो स्वप्न उन्होंने देखा था उस स्वप्न को साकार किया और जाकर के लाहौल में जाकर के उनने घोषणा की थी हम अटल टनल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम करना चाहते हैं। फिर उसके पश्चात उनने शिलान्यास किया, काम शुरू हुआ। वक्त बहुत ज़्यादा लगा, भले ही बीच में सरकारें दूसरे दल की आई, उनकी प्राथमिकता उस तरह की रही नहीं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत जो है सरकार बनने के बाद सुनिश्चित किया कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा किया जाए। बिल्कुल बीआरओ के ओर से आग्रह थे इस बात के लिए, शायद अगर जिस तरह की सारी सिचुएशन वहाँ पर कामकाज में जो कठिनाई आ रही है तो 2024 तक बनेगा, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इसको लगातार मॉनिटर किया, उन्होंने कहा अटल जी के स्वप्न को साकार करना है और इसको जल्दी बना करके तैयार करना है, और 2020 3 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर दिया। तो बहुत जल्दी में इस सारी चीज़ को लेकर के उन्होंने पूरा किया। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, अटल जी का तो एक हिमाचल के साथ इस तरह का एक कनेक्ट था जहाँ आना जाना था, लेकिन हमारा सौभाग्य उसमें ये भी है कि दूसरे प्रधानमंत्री हमारे अटल जी के बाद हमारे दल के नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और उनका स्नेह भी अटल जी से कम नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिए। लेकिन मैं एक क्रिटिक के तौर पे आपसे सवाल पूछूंगा, अगर मैं पिछले उपचुनावों के नतीजे की बात करूं, मंडी में भी इस बार ही हारे आप लोग, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी वहाँ से नज़र आती है, या वो सिर्फ एक मैं कहूँगा कि एबरेशन है और आप वापस आ जाएंगे वापस सरकार में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी होती है गवर्नमेंट का, हर सरकार के खिलाफ होती है, अगर इस बात को हमको स्वीकार भी करना होगा। ज़्यादा होती है कम होती है ये अलग विषय है उसका, लेकिन इतना ज़रूर था कि मंडी का ये चुनाव अलग तरह की परिस्थितियों का चुनाव था। कांग्रेस के एक बड़े नेता की मृत्यु होने के बाद एक सहानुभूति की एक लहर थी, उसके तुरंत पश्चात चुनाव हुआ। और चुनाव होने की जब वो स्थिति आई तो उनकी रियासत का बहुत बड़ा हिस्सा इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, तो उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तो लहर जो सहानुभूति की तो उसको बनाया, उनने उसका लाभ मिला उनको, और उस लाभ से उनने 1% वोट से 4000 वोट से सीट उनने जीती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जीत तो जीत होती है, मुझे उस पर ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि जो पीछे कमी रही है उस कमी को हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, कहाँ रही, किस कारण से रही, तो उस कमी को सुधारने के लिए हमने कदम उठाए हैं, और निश्चित रूप से अब की बार इस विधानसभा के चुनाव में उन गलती को नहीं दोहराएंगे, मेहनत करेंगे, जी जान से लगेंगे, सब साथी लगेंगे, पार्टी का हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व सब मिल करके काम करेंगे और एकजुट होकर के काम करके इस लक्ष्य को हासिल करेंगे, हिमाचल में सरकार बनाएंगे। अगर मैं आपकी विधानसभा की बात करूँ सिराज, 5 बारी आप वहाँ से चुनाव जीत के आए हैं, एक बड़ा मायने रखता है। 5 बारी 30 साल लगातार जीतना, 25-30 साल। असेंबली क्षेत्र आपका विधानसभा क्षेत्र वही रहेगा या चेंज होएगा? देखिए, जहाँ तक पार्टी का निर्णय होता है हमारे कौन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, ये सारा पार्टी हाईकमान तय करती है। और निश्चित रूप से मेरा विधानसभा क्षेत्र पिछले लंबे अरसे से जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, मैं दूसरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा नहीं, और वहाँ से मैं जीतता रहा हूँ। जिस विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होती थी पहले, बिल्कुल, और उस विधानसभा क्षेत्र से आज मैं 5वीं बार विधायक हूँ। वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, और उस क्षेत्र के लिए जो काम करने की दृष्टि से जो डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी उसको पूरा करने की कोशिश की है मैंने। तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा तो यही रहेगी कि हम तो बोलेंगे कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ पार्टी भी सारी बात को लेकर शायद ऐसा ही विचार करे, लेकिन फिर भी जो पार्टी का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल, क्योंकि मंडी से पॉपुलर अभिनेत्री आती हैं कंगना रनौत, आपकी मुलाकात भी हुई, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी? मंडी जिला से अभिनेत्री का जिक्र कर रहे हैं, वो हैं, लेकिन अभी जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, आने वाले समय में क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे विचार को समर्थन करती हैं,
हमारे नेतृत्व के समर्थन करती है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। जी, क्योंकि जैसे मुझे याद है कि जब चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े फ़ख्र से कहा कि जो भी फिल्म आएगी मैं कंगना रनौत की वो खुद देखूंगा और सिनेमा हॉल जाके देखूंगा, और उनसे काफ़ी सारी मुलाकात भी हुई। उसी तरीके से कंगना जी की आपसे भी बड़ी सारी मुलाकातें हुई। मुझे याद है एक तस्वीर भी बड़ी पॉपुलर हुई जब वो अपने शायद भाई की शादी पे आपको न्योता देने आई। तो वो जो एक उनका नेचुरल प्यार है भाजपा की तरफ, वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो उसका शायद फ़ायदा है भाजपा को भी मिलेगा, चाहे वो कैंपेन में हो या अदरवाइज़ हो। देखिए, अभी तक मुझे लगता है कि राजनीति में उनका कोई रुझान मुझे ज़्यादा दिखा नहीं, लेकिन ऐसे हमारा सामाजिक तौर पर हमारा मिलना जुलना होता है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल की बेटी है, और हिमाचल की बेटी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमारे विचार का भी वो समर्थन करती हैं। इस दृष्टि से उनके प्रति हमारा सम्मान है। बाकी आगे की सारी चीज़ों को लेकर के पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा, और उन पर भी डिपेंड करेगा कि उनने अपनी भूमिका किस प्रकार से करनी है। राजनीति में आना है नहीं आना, वो तो सारा विषय आगे का है। अगर निवेश की बात करूं तो जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाते हैं कि कुछ 13,000 करोड़ पहले आए और उससे पहले 96,000 करोड़ का MOU हुआ। तो ये जो जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हुए, इससे कहाँ तक रियलिटी अभी जो है वो कन्वर्ट हुई उस MOU की? ये मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जी, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कभी प्रयत्न हुआ नहीं। सभी इस बात को कहते थे कठिन काम है, नहीं होता है, मुश्किल है, नहीं करना चाहिए, इस पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कदम उठाए। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, मैंने कहा हम इस तरह से एक शुरुआत करना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश। उन्होंने कहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सरल नहीं, कठिन है। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, जिस तरह की ज़रूरतों की रिक्वायरमेंट रहती है इन्वेस्टमेंट में, उन सारी चीज़ों में कठिनाई आएगी, लेकिन करना चाहिए, आपके मन में है। उन्होंने मुझे उत्साहित किया, प्रेरित किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने कदम आगे बढ़ाया। कई तरह की बातें कहने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन जब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला में की, तो उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था हिमाचल जैसा छोटा सा प्रदेश इस प्रकार का आयोजन कर सकता है। 96,000 करोड़ के जो है MOU वहाँ पर साइन हुए, लेकिन जब ये मालूम हो सबको कि भी MOU जितने साइन होते हैं उतने ग्राउंड ब्रेकिंग में नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम के पश्चात 1 महीने के अंदर हमने रिज के मैदान में आदरणीय अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को बुलाया, जगत प्रकाश नड्डा जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाया, और 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने 1 महीने के अंदर कर दी। उसके बाद थोड़े कठिनाई जरूर आई, क्योंकि कोविड का दौर आ गया, और पूरे देश में, दुनिया में इन्वेस्टमेंट का सेक्टर जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो सेक्टर प्रभावित हुआ। ऐसे में मुझे लगा कि छोड़ना नहीं चाहिए। जब थोड़े से हालात, थोड़ा सा हम कोविड से बाहर निकले, तो हमने दोबारा प्रयत्न किया, दोबारा प्रयास किया, और अभी मुझे इस बात की खुशी है जब हमारी सरकार का हिमाचल प्रदेश की 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, हमने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया। हमने कहा आप आइए, हिमाचल प्रदेश आइए और मंडी आइए। प्रधानमंत्री जी आए, मंडी आए, और हमने 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जी के हाथों से वहाँ पर किया। कुल मिलाकर के लगभग 41,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश में हुई। उनमें से एक तो मेडिकल सेक्टर जो है हमारा फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर का भी है, टूरिज्म के कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके अलावा हमारे जो दूसरे जो इंडस्ट्री लगती है, हमारे पावर सेक्टर है, उसमें पावर सेक्टर में खास तौर से मैं जो PSUs के साथ हमने किए हैं, SJVNL के साथ हमने MOU किए थे, उसके बड़े प्रोजेक्ट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है जिनके ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हुई, और ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू होने के बाद जो है वो काम की शुरुआत कुछ जगह होनी शुरू हो गई है। तो हाइड्रो सेक्टर, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, उसके साथ साथ में फार्मा सेक्टर, और उसके बाद पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा उसमें ज़्यादा आया, और टूरिज्म के सेक्टर में भी हमारे हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक ऐप आती है, सोशल मीडिया ऐप कू करके, उस पर आप बड़े पॉपुलर हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ भी हैं। कू से जुड़े मैं आपसे सवाल कुछ पूछना चाहूँगा, जो लोगों ने भी हमसे जिक्र किया, जिनका कि अगर हम हिमाचल प्रदेश का बात करें आज, तो स्पोर्ट्स सेक्टर जो है उसमें हम स्कीइंग की बात करते हैं, इको पर्यटन की बात करते हैं, कांगड़ा में बात करते हैं, डलहौजी में फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो अगर लोग जानना चाह रहे हैं कि टूरिज़्म से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कू पे कुछ लोगों के सवाल हैं
कि आपने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए? हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थान हमारे ऐसे टूरिज्म के टूरिस्ट पॉइंट व्यू से हैं, जैसे पहचान कौन-कौन है। से आप जैसे मानते हैं? शिमला है, धर्मशाला है, डलहौजी है, हमारा इसके साथ साथ धर्मशाला में आपने रोपवे स्टार्ट किया। हाँ, धर्मशाला में अभी हाल ही में हमने रोपवे शुरू किया, जिसके बारे में बहुत कठिन लग रहा था। वो एक नया अट्रैक्शन बन गया वहाँ पर, लगभग 200 करोड़ से ऊपर की लागत से वो बन करके तैयार हुआ। टाटास के साथ में प्रयत्न किया कि नई डेस्टिनेशन डेवलप करें। कौन-कौन सी जैसे इको टूरिज्म के लिए हमने जंजैहली में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, और वो आगे आने वाले समय में जो है वो क्लब महिंद्रा को हमने ये किया है कि आउटसोर्स किया है, वो उसको चलाएंगे। उसको वो लगभग वो 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो एक शुरुआत है, बिल्कुल गांव में दूर जा करके। और उसी तरह से एडीबी का एक प्रोजेक्ट हमारा बड़ा गांव जो है हमारा मनाली और कुल्लू के बीच में पड़ता है, उसका भी इसी अगस्त के महीने में उसकी इनॉग्रेशन होने वाली है। उसमें जो हमारे लोकल आर्टिजन होंगे तो उनके भी प्रोडक्ट्स होंगे, लोकल ट्रेडिशन से बना हुआ, हमारी पहाड़ी शैली में बनाया है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और उसमें रूम्स भी हैं, उसके साथ साथ में सारी उसमें वेलनेस सेंटर भी उसमें साथ में होगा, सारी चीज़ें उसमें साथ में होगी। और इसी तरह से मैं आगे बढ़ करके ये कहना चाहूँगा, जैसे हमने बीड व्हीलिंग जो हमारी एक पैराग्लाइडिंग की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगभग 20 करोड़ की लागत से उसको बना करके हम तैयार कर रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि अगस्त महीने के अंत तक हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और इसी तरह से जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए तत्तापानी, हमारा पौंग डैम, उसके बाद पंडो में हमारा जो डैम है बीबीएमबी का, उस प्रोजेक्ट के साथ में हमने एक शुरुआत की है। तो ऐसी नई लार्जी है, तो ऐसी नई डेस्टिनेशन डेवलप करने की हमने कोशिश की, और वो डेस्टिनेशन धीरे धीरे टूरिज्म स्पॉट बनती जा रही है। मनाली में जो भी अब आदमी आता है, घूमने आता है, वो टनल देखे बिना नहीं जाता है। हर रोज़ का 7,000 8,000 लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर उसको देखने के लिए। और उसके कारण हमारा नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल, उसका हमने प्रोजेक्ट भेजा है। एडीबी का हमारा जो टूरिज्म का प्रोजेक्ट 2100 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है। दोनों तरफ हम टूरिस्ट साइट डेवलप कर रहे हैं, और लाहौल वैली में भी, और उसके साथ साथ में मनाली के साथ में, उस तरफ दोनों तरफ। और उसी तरह से जो आप पूछ रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री आए, उसके लिए हमने फिल्म पॉलिसी बनाई। हिमाचल पूरे देश भर में कुछ एक राज्य हैं जिन्होंने हमसे, एक दो राज्य हैं जिन्होंने फिल्म पॉलिसी पहले बनाई। हमारी हिमाचल की फिल्म पॉलिसी बन करके तैयार हुई, और उसमें बहुत सारे इंसेंटिव देने की हमें बात की है, और निश्चित रूप से उसका भी एक लाभ रहेगा आने वाले समय में।